ये सेशन बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी होने वाली है कि कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्लैट एनएलए 2027। आप जब भी किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, नॉट ओनली योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड अबाउट अ प्रॉब्लम और अबाउट अ चैलेंज जो आप फेस करने वाले हो। जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, तो डू रिमेंबर हमें उसको रिकॉल करना भी जरूरी है कि अगर मैं जब युद्ध लड़ने जा रहा हूं तो उस युद्ध लड़ने के पहले मुझे समझना पड़ेगा, नहीं तो अभिमन्यु बन जाओगे। Hi guys, this is Manu Mishra. Welcome you all on a YouTube official channel PW Clat and to this session जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लैट 2027। एंड अगर हम बात करें तो ये सेशन बेसिकली एक ओवरऑल स्ट्रेटजी होने वाली है कि कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू क्लैट एनएलए 2027। हमें कौन कौन से स्टेप्स फुलफिल करने पड़ेंगे। हमें सब्जेक्ट्स जो है इंग्लिश हो गया, सीआर हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, आपका करंट अफेयर्स हो गया एंड इवन लीगल हो गया, उनकी क्या डिमांड्स है और इन डिमांड्स को कैसे फुलफिल करना है। एंड उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस मंथ में हमारी क्या चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द डिटेल्ड सेशन, आई जस्ट गिव यू ब्रीफ आइडिया कि सेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज वील अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न कि क्लैट का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, राइट, वेटेज क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। देन विल मूव ऑन टू दी व्हाट, विल मूव ऑन टू दी कि अगर हम क्लैट 2027 के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्लैट 2027 के पर्सपेक्टिव से जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की क्या डिमांड्स हैं और इन डिमांड्स को कैसे फुलफिल करना है। देन विल जंप ऑन टू दी मंथ वाइज प्लान कि मंथ वाइज प्लान क्या होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस सेशन के अंदर आपको पूरा 360 डिग्री स्ट्रेटेजी मिलने वाली है कि कैसे आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, मिडवे क्या करते हुए चलना है और कैसे हमारी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन टिल द मंथ ऑफ दिसंबर, जब तक हमारा एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले जब हम यहां पर बात करते हैं, डू रिमेंबर आप जब भी किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, नॉट ओनली योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, किसी भी चीज की स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप इवन आप क्रिकेट खेलने जाते हो, राइट। सो जब क्रिकेट खेलने जाते हो, व्हेन यू आर ऑन अ बैटिंग पोजीशन, आप हमेशा पहले ये देखते हो कि यार ये बॉलर जो है, ये बॉलर पेसर है कि स्पिनर है। स्पिनर है तो कौन सा है, ऑफ स्पिनर है कि लेग स्पिनर है, राइट। अगर पेसर है तो अगेन लेफ्ट राइट हैंड पेसर है कि लेफ्ट हैंड पेसर है। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड अबाउट अ प्रॉब्लम और अबाउट अ चैलेंज जो आप फेस करने वाले हो। और अभी अगर हमें सेशन की बात करें तो यहां पर हम क्लैट की बात कर रहे हैं, क्लैट 2027 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमें समझना है दैट इज व्हाट, दैट इज एग्जामिनेशन पैटर्न कि यार क्लैट का एग्जामिनेशन पैटर्न होता क्या है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन नेम, वेरी सिंपल, दैट इज क्लैट यूजी 2027। कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, दैट इज कंसोर्शियम ऑफ एनएलयू। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, दैट इज ऑफलाइन। अच्छा, 2015 में इट गॉट चेंज टू ऑनलाइन, ऑनलाइन हुआ था 2015 में, बट अगेन कुछ हिकअप्स है, उसके बाद क्लैट कंसोर्शियम डिसाइडेड कि हम पूरा ऑफलाइन ही करेंगे, पेन पेपर मोड होगा, तो तब से आपका ऑफलाइन पेन पेपर मोड स्टार्ट हो गया। एप्लीकेशन रिलीज की बात करें तो एप्लीकेशन जो रिलीज होती है मेनली जो हम मान के चलते हैं दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त टेंटेटिवली। एग्जाम डेट की जब हम बात करते हैं, एग्जाम डेट आपके फर्स्ट संडे ऑफ दिसंबर मंथ, तो जो फर्स्ट संडे होता है दिसंबर मंथ का, उस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है। मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 120 एंड डू रिमेंबर पर क्वेश्चन मार्क्स कितना एलोकेट होता है, दैट इज 1 मार्क्स, राइट। एंड नेगेटिव मार्किंग दैट इज 1/4। दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, राइट। सो ये एक ओवरऑल एग्जामिनेशन पैटर्न है एंड आई नो कि लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे नो अबाउट दिस, उनको पता होगा, ये आइडिया होगा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। बट हाँ, लेकिन जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से, तो डू रिमेंबर हमें उसको रिकॉल करना भी जरूरी है, और जिनको नहीं भी पता था उनको अब पता लग गया, ठीक है। अब हम आएंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक कि यार चलो नाउ वील गेट टू नो अबाउट दी के एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। अब हम एग्जाम के अंदर आता क्या है, अगर मुझे किसी टॉप एनएलयू में जाना है सो मुझे क्लैट क्रैक करना पड़ेगा। अब क्लैट क्रैक करने के लिए उसके पेपर को मुझे क्रैक करना है। अब पेपर को क्रैक करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर, राइट। और पेपर में क्या आता है, पेपर में आते हैं 5 सेक्शंस एंड व्हाट आर दीस 5 सेक्शंस, वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज, वी हैव करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, देन वी हैव लीगल रीजनिंग एंड देन वी हैव
QT। सो जब हम वेटेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीब्यूट समवट अराउंड, इंग्लिश लैंग्वेज के कितने क्वेश्चंस आते हैं 22 से 26। वैसे मेनली 22 से 24 के बीच में रहता है, कभी कभी 26 भी हो जाता है, आज तक कभी हुआ नहीं है, बट हाँ 22 से 24 के बीच में रहे, रफली 20%। सो 20% ऑफ द क्लैट का जो वेटेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, उधर 29 से 33 क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं, अराउंड अगेन इसी के बीच में रहता है। 33 आज तक कभी गए नहीं है, बट 28 से 30 के बीच में मेनली क्वेश्चंस रहेंगे। जब से एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न तो 2020 में चेंज हो गया था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस गॉट रिड्यूस इन क्लैट 2024 फ्रॉम द क्लैट 2024, राइट। तो या तो 29 टू 33 क्वेश्चंस, रफली 25%। सो 25% कंट्रीब्यूट करता है क्लैट एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स एंड जीके। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। अच्छा, डू रिमेंबर लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड्स व्हाट? क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो इस बार हमने खुद देखा क्लैट 2026 में कि एआर का वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा था, सो दैट इज व्हाई तो हम एआर को स्किप नहीं कर सकते, राइट। और अगेन सीआर को भी स्किप नहीं कर सकते, तो हमें दोनों चीजों को पहले लेके चलना पड़ेगा। तो लॉजिकल रीजनिंग कितना कंट्रीब्यूट करता है? अराउंड 22 से 26 क्वेश्चंस, रफली 20%, है ना। देन व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल रीजनिंग, अगेन 29 से 33%, मेनली 25% ऑफ द क्लैट का जो टोटल मार्क्स है वो लीगल रीजनिंग कंट्रीब्यूट करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूटी, अगेन क्यूटी इज समथिंग जो सबसे कम वेटेज रखता है, लेकिन अगेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अगर क्यूटी कम आ रहा है, 10% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अराउंड 8 टू 12 क्वेश्चंस, मेनली 12 आते हैं, है ना, 10%, दैट डजंट मीन कि हमें उसे इग्नोर करना है। क्योंकि आप खुद सोचो, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चा एस कर जाता है। क्यूटी इज समथिंग जहां पर मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चा इग्नोर करता है। और आप खुद सोचिए, अगर क्यूटी में अगर हमने एस किया, सो हम मेजॉरिटी ऑफ दी बच्चों से एक एक्स्ट्रा एज लेके चल रहे हैं, राइट। हम उस 10% में अगेन हमारा स्कोर ज्यादा है, और यहां पर तो हम कंपटीशन करेंगे। बट यहां पर अगर हमने क्यूटी में एस कर लिया, then again done and dusted with our what CLAT examination, right? तो ये चीज, तो this is what these sections and this is what the weightage of these sections. So again do remember English and logical reasoning around 20%, तो overall 40 हो गया। then current affairs and legal reasoning again 20%, 50, again total 90 and 10% is QT. So this is what the what आपका सेक्शन का वेटेज इन दी क्लैट एग्जामिनेशन, जो कि अगेन फॉलो किया जाएगा क्लैट 2027 में। Then now the main question arises कि सर अभी तो ना हमने ये डिसाइड कर लिया है कि यार हम क्लैट की प्रिपरेशन करेंगे, मुझे क्लैट देना है नेक्स्ट ईयर दिसंबर 2026 में फॉर दी व्हाट, फॉर दी एकेडमिक ईयर ऑफ क्लैट 2027। ये मैंने डिसाइड कर लिया है, ये मैंने सोच लिया है कि भाई मैं क्लैट देने वाला हूं, मुझे टॉप एनएलयू में जाना है। बट मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। ये मैंने माइंड में बना लिया है, मैंने अपना एक ड्रीम सोच लिया, ड्रीम एनएलयू, आई हैव फन इन दी एनएलयू, मैं यहाँ पर लॉ पढ़ूंगा। बट सर अगेन उस एनएलयू में जाने के लिए मुझे क्लैट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसको स्टार्ट कैसे करूं? और यहीं पर मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स यहां पर परेशान हो जाते हैं। उनको वो एक डायरेक्शन नहीं मिलता, उनको वो समझ में नहीं आता कि यार कैसे स्टार्ट करो। वो पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशियल, बहुत क्रूशियल होता है। जैसे नॉट ओनली इन दी एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट ओनली इन दी क्लैट, इवन एनीथिंग। एग्जाम्पल के तौर पर आपने आपने इवनिंग में डिसाइड किया कि यार आई हैव अ व्हाट, आई हैव अ इवनिंग वॉक, है ना। इवनिंग में आपने डिसाइड किया कि मैं इवनिंग वॉक स्टार्ट करूंगा, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा अपने स्पोर्ट्स शूज पहन के, आपको ग्राउंड में एक राउंड मिनिमम लगाना पड़ेगा, तभी तो आप इवनिंग वॉक स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि मैं इवनिंग वॉक स्टार्ट करूंगा, लेकिन आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, सो जब कोई एक्शन नहीं लोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपको उसका आउटपुट भी नहीं मिलेगा, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि यार मुझे ना लैपटॉप पे अपने सिस्टम पर एक प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। पॉइंट इस बात का, प्रोजेक्ट तब बनेगा ना जब आप अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को कमांड दोगे, जब आप कुछ उसमें इनपुट दोगे, तभी तो आपको आउटपुट मिलेगा।
जब उसमें कुछ इनपुट ही नहीं दे रहे हो तो आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। तो सेम गोज विद द प्रिपरेशन। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करोगे, पहला स्टेप नहीं लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने सोच रखा था और जो आपने अपने दिमाग में ये ड्रीम एनएलयू का अपने दिमाग में फिट इन करके रखा था कि ड्रीम एनएलयू जाऊंगा और आई हैव लॉट ऑफ फन एंड आई डू दीस थिंग्स, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना। सो द फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू स्टार्ट, एंड सिंपल सा फॉर्मूला है यहां पर। अगेन पहला स्टेप मैंने हमेशा बोला बहुत क्रूशियल होता है और बहुत डिफिकल्ट भी होता है। डिफिकल्ट नॉट इन दैट सेंस कि यार अगेन बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग कर पाते, नहीं। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि फॉर दैट स्टेप यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, आप उसको स्टार्ट तो करो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक नई चीज लेके आने वाले हो, राइट। और जब भी लाइफ में कोई भी नई चीज आती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चैलेंज होता है, राइट। तो दैट इज व्हाई फर्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो दैट इज व्हाई हाउ टू स्टार्ट इज समथिंग जो आज हम इस सेशन के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे। हाउ टू स्टार्ट की बात करें तो आई गिव यू 4 फॉर्मूलास, सिर्फ 4 चीजें। ये 4 चीजें अगर आपने कर ली ना, आपको ऑटोमेटिकली डायरेक्शन मिल जाएगा कि मुझे अपनी क्लैट की जर्नी को, क्लैट की प्रिपरेशन को किस मोड पर और कैसे लेके चलना है। मैं खुद गारंटी दे सकता हूं। और अगेन ऐसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डाउट्स आते हैं, डाउट्स एक बार में क्लियर नहीं होंगे, एक दिन में क्लियर नहीं होंगे। आप जितना पढ़ोगे उतने डाउट्स आएंगे, लेकिन अगेन डाउट्स आएंगे तो डाउट्स क्लियर भी होंगे, और वो डाउट्स क्लियर होंगे उसके बाद भी डाउट्स आएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं, अभी तो हम खड़े हुए हैं इन दी मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, मैं खुद गारंटी दे रहा हूं इवन जो टॉपर होता है वो भी कंफ्यूज होता है इन दी मंथ ऑफ नवंबर कि यार इसको कैसे क्रैक करो। दैट इज व्हाट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट, राइट। सो डू रिमेंबर कि कभी भी आपके डाउट्स एक दिन या एक बार में क्लियर नहीं होने वाले हैं। विथ टाइम डाउट्स क्लियर होंगे और नए डाउट्स भी आते जाएंगे और क्लियर होंगे अगर आप उन पे काम करोगे, राइट। सो अभी फॉर द टाइम बीइंग स्टार्ट कैसे कर रहे हैं वो हम देखते हुए चलेंगे। तो 4 चीजें, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज न्यूज़पेपर। नाउ न्यूज़पेपर रीडिंग इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्रूशियल। देखो आपने अभी हम देखेंगे भी कि अगेन सब्जेक्ट वाइज डिमांड क्या है, राइट, सब्जेक्ट क्या मांगता है क्या नहीं मांगता है, लेकिन खुद आप सोचिए कि अभी तक जो हमें समझ में आया क्लैट के पेपर को देखते हुए, क्लैट के प्रीवियस पेपर को अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक चीज समझ में आ गई है कि रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइट। और रीडिंग स्पीड अच्छी होने के साथ साथ डाइवर्सिफाइड रीडिंग होनी चाहिए, नॉट ओनली इन दैट के भाई मुझे सिर्फ लीगल के पैसेजेस जो हैं या पॉलिटी के पैसेजेस जो हैं या पॉलिटी के एडिटोरियल जो हैं वही अकेले पढ़ना है, नहीं। साइंस एंड टेक के भी आरसीज आते हैं, राइट, इकोनॉमी के भी आरसीज आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में पैसेज आ जाते हैं, करंट अफेयर्स में आ जाता है। सो एक चीज हमें क्लियर हो रही है, दैट इज कि रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर वैसे भी करंट अफेयर्स में तो हेल्प आउट करेगा, लेकिन आपकी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाला है, राइट। तो एक तीर से 2 निशाने होंगे कि आप रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव होगी, आपका करंट अफेयर्स भी इंप्रूव होगा। तो पहला स्टेप इज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर को लेकर मैंने ऑलरेडी सेशन ले लिया है, आई वुड बी रिकमेंडिंग जस्ट डू वॉच दिस सेशन, यू विल गेट द होल क्लैरिटी रिगार्डिंग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सेकंड स्टेप, जो भी आपका स्टडी रूम है उस स्टडी रूम में आप मैप्स लगाओ, 2 मैप, एक वर्ल्ड का मैप, अ बिग मैप, नॉट समथिंग वेरी स्मॉल वन के पास में जाके देखना पड़ रहा है, नहीं, एक बिग मैप के आराम से आप उसको देख सको। दूसरा इंडिया का मैप, ये 2 मैप आपके पास होने चाहिए, जहां पर आप पढ़ते हो आपका टेबल, आपकी चेयर है, वहां से विजिबल होना चाहिए वो मैप, क्योंकि मैप्स विल हेल्प यू आउट इन एवरी वे। वो आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को आसान बना देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अभी जो रिसेंटली सबसे ज्यादा चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं, अरावली, दूसरा इंडिया बांग्लादेश, राइट। अब आप मुझे खुद बताओ, अरावलीज को लेकर कभी ये आपसे पूछ नहीं सकते क्या कि अरावलीज किस स्टेट से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? पूछ सकते हैं ना। एंड फॉर दैट अगर आप मैप को देखोगे तो वो इमेज है, वो इमेज आपके बैक ऑफ द माइंड में क्लिक कर गई कि कहां से आता है और कहां जाता है। बांग्लादेश, बांग्लादेश कहां लोकेटेड है, बांग्लादेश किस स्टेट के साथ आपका बॉर्डर टच करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप को लेकर, राइट। सो मैप्स will help you out and give you a lot of clarity in the current affairs,
राइट, और वो आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग को भी आसान बनाएगा। तो मैप इज समथिंग विच इज वेरी क्रूशियल। द थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम द ईयर ऑफ 2020 टिल द ईयर ऑफ 2026। तो क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होने चाहिए, आपके स्टडी टेबल पे होने चाहिए, नॉट हार्ड कॉपी, इजीली अवेलेबल होते हैं, है ना। अगर आपको इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी लगाना आता है तो आपको गूगल से क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना भी आता होगा, है ना। अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक्सेस होगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो अगेन दैट इज वहां से आप ले सकते हो। अगर नहीं हो तो अगेन इंटरनेट पे आप इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है पीडीएफ मोड पे। आप उनको प्रिंट आउट निकलवाओ, अपने टेबल पे रखो। अब नाउ व्हाट इज हाउ दिस क्लैट का प्रीवियस ईयर पेपर विल हेल्प यू आउट। क्लैट का प्रीवियस ईयर पेपर विल गिव यू द क्लैरिटी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग के पेपर कैसा आता है, पेपर के डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। क्योंकि जब आप एक ईयर का नहीं कर रहे हो, आप 2020 से 2026 का कर रहे हो, मतलब लास्ट 7 ईयर्स का कर रहे हो आप। और सुनो, डू रिमेंबर, एक दिन के अंदर हमें पूरा एनालिसिस नहीं करना है, एक दिन के अंदर हमें पूरा एनालिसिस नहीं करना है। हमने आज एक प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया, देन अगेन कुछ दिनों बाद हमने दूसरे पेपर का एनालिसिस कर लिया। तो ये एक दिन का स्टेप नहीं है, या एक दिन की कहानी नहीं है, या एक दिन का आपका टास्क नहीं है कि सातों ईयर के आपने एक साथ एनालिसिस करिए। एनालिसिस में टाइम दो, टाइम डिवोट करो, समझो, अभी टाइम है ना। मैंने आपको क्या बोला, यू फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं जब युद्ध लड़ने जा रहा हूं तो उस युद्ध लड़ने के पहले मुझे समझना पड़ेगा, नहीं तो अभिमन्यु बन जाओगे कि चक्रव्यूह में घुसना आता है, बाहर निकलना नहीं आता। तो हमें अभिमन्यु नहीं बनना है, बी लाइक अर्जुन, राइट। तो अर्जुन बनने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है और चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। एंड फॉर दैट ये क्लैट के प्रीवियस पेपर आपको हेल्प आउट करेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, और सीआर या एआर अगर आया है तो कितना डिफिकल्ट लेवल का आता है, कितना इजियर लेवल का आता है, क्या स्टैटिक आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो किस लेवल का आता है, करंट अफेयर्स आता है तो किस लेवल का आता है। तो इस पूरी चीजों की क्लैरिटी आपके क्लैट का प्रीवियस पेपर देने वाला है। देन क्लैट का सिलेबस। नाउ क्लैट के सिलेबस को लेकर आई कैन सिंपली से वन थिंग, मॉर्निंग में उठो और मॉर्निंग में सबसे पहला टास्क आपका जो होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज जस्ट गिव अ रीडिंग ऑफ अ क्लैट का सिलेबस। छोटू सा सिलेबस है, एक पेज का सिलेबस है, उसको बस रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, समझना है। नाउ हाउ क्लैट सिलेबस विल हेल्प यू आउट। क्लैट का देखो सिंपल सा, आप जब भी किसी एग्जामिनेशन की बात करो, चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और करंट अफेयर्स। आप मुझे बताओ, इंग्लिश लैंग्वेज और करंट अफेयर्स का सिर्फ क्लैट में आता है, बाकी एग्जामिनेशंस में नहीं आता है? आता है सर, बैंकिंग में भी आता है, एसएससी में भी आता है, सिविल सर्विसेज में भी आता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो इंग्लिश एसएससी में पूछी जा रही है, बैंक में पूछी जा रही है, क्या वही इंग्लिश क्लैट में पूछी जा रही है? जो करंट अफेयर्स बैंकिंग में पूछा जा रहा है, एसएससी में पूछा जा रहा है, सिविल सर्विसेज में पूछा जा रहा है, क्या वही करंट अफेयर्स क्लैट में पूछा जा रहा है? नहीं ना। करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, राइट, इवन लीगल हो गया, ये समुंदर है। लेकिन इस समुंदर में हमें ये चीज डिसाइड करनी है, हमें मार्क करना है उस एरिया को, और उस एरिया को ही हमें कवर करना है। वी डोंट हैव टू एक्सप्लोर होल ऑफ द ओशन, we just have to explore the part of the ocean because that is something which is very crucial for us, right। और उस एरिया को मार्क करने के लिए क्लैट का सिलेबस आपको हेल्प आउट करेगा। क्लैट का सिलेबस इज व्हाट, क्लैट का सिलेबस विल सेट अ बाउंड्री कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर यू हैव टू प्ले। ऐसा नहीं कि रेंडमली कहीं भी मैच खेलते हुए चल रहे हो। क्लियर? चलो नाउ next important part, know your syllabus and pattern. Now this is something which is very much crucial. So you have to understand the syllabus and you have to understand the pattern. और उसका solution मैंने आपको बताया, that is previous paper and CLAT का syllabus को daily for the what, for 30 days, for 1 month आप daily read करो, समझो, डेली रीड करो, समझो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट वन, नाउ वील मूव ऑन टू सब्जेक्ट वाइज कि सब्जेक्ट वाइज क्या चीजें होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम इंग्लिश को लेकर बात करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि अगेन जब भी हम किसी भी सेक्शन को टारगेट कर रहे होते हैं तो हमें पहले ये समझना होता है इस सेक्शन की डिमांड क्या है। जब हमें डिमांड पता लग जाएगी कि हाँ यार इंग्लिश की ना ये डिमांड है,
ये क्लैट में इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, तब हम उसके सोल्यूशन पे जंप आ पाएंगे कि भाई हाँ, अगर ये डिमांड है, इस डिमांड को फुलफिल करना है, फॉर दैट वी हैव टू टेक दिस अप्रोच। तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द डिमांड एंड देन वील मूव ऑन टू द व्हाट, कि उस डिमांड को कैसे फुलफिल करें। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि भाई इंग्लिश सब्जेक्ट की डिमांड क्या है ना, सब्जेक्ट की स्पेलिंग वैसे गलत है ना, तो डू रिमेंबर सब्जेक्ट ही लिखा है वो। नाउ इंग्लिश की क्या डिमांड है, यू हैव टू रीड, यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड द मेन पॉइंट डिस्कस इन दी पैसेज। तो एक पूरा पैसेज होगा, एक पूरा आरसी होगा, उसमें आपको रीड करना है और कॉम्प्रीहेंड करना है उसका मेन पॉइंट। ठीक है, चलो। as well as any argument, viewpoint discussed or set out in the passage. That means you have to understand the main point, you have to understand the arguments, you have to understand the viewpoints. ठीक है, दूसरी चीज, you have to draw the inferences, you have to draw the conclusion. ठीक है, इन्फ्रेंसेस कंक्लूजन भी निकालने हैं। यू हैव टू समराइज द पैसेज, तो एक पूरा पैसेज जो 400-500 वर्ड का है, उसको समराइज भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, समराइज करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, देन यू हैव टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट आर्गुमेंट ऑफ व्यू पॉइंट सेट आउट इन द पैसेज। ठीक है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वेरियस वर्ड्स। तो जो पैसेजेस में कुछ मेजर वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, फ्रेजेस का मीनिंग समझ में आना चाहिए, है ना, और किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखा गया या पूछा गया उसके बारे में पता होना चाहिए। सो दीज आर दी डिमांड। अभी हो सकता है कि शायद आपको बहुत हद तक पूरी क्लैरिटी ना मिली हो, लेकिन जब आप सिलेबस को रीड करोगे, जब आप इसको एक दो बार रीड करोगे, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू गो थ्रू द प्रीवियस पेपर, तो आपको समझ में आ जाएगा डिमांड क्या है ना। उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए मेजर चीजें हमें क्या करनी होती है, यू हैव टू डू दी डाइवर्सिफाई रीडिंग। नाउ व्हाट डाइवर्सिफाई रीडिंग इज, अब आपको ये समझ में आ गया कि पैसेज आएगा। नाउ पैसेज कम्स फ्रॉम एनी जॉनर, किसी भी जॉनर से आ सकता है। तो पहली चीज डाइवर्सिफाई रीडिंग होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मुझे पॉलिटी के आरसीज पढ़ने में आसानी होती है, तो पॉलिटी के आरसीज आ गए तो मैं कर लूंगा, लेकिन लिटरेचर का आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा, या इकोनॉमी का आ गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो डाइवर्सिफाई रीडिंग होना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि आपके क्लास और क्लास के योर ओन नोट्स आपके पास हो। तो योर क्लासेस एंड योर नोट्स। देन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा बोलता हूं, आपने क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने उनके नोट्स बना लिए, लेकिन उन कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है, और वो समझना रिवीजन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। राइट, तो आपने डाइवर्सिफाई रीडिंग की प्रैक्टिस करी, आपने क्लासेस और नोट्स बनाए, आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा, जहां पर आप नाउन, प्रोनाउन, लैंग्वेज समझ रहे हो, देन आपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज किया, अंडरस्टैंड किया, और फिर लास्ट में क्या होगा, प्रैक्टिस। दैट इज हाउ यू फुलफिल द डिमांड ऑफ दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। Right, this is what English is. Now we'll move on to the what, now we'll move on to the आपका करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स का क्या है, कंटेम्पररी इवेंट, मतलब करंट अफेयर्स जो कि कंटेम्पररी इवेंट मतलब जो अभी चल रहा है, राइट, जो कि सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए और दुनिया के लिए, परफेक्ट। आर्ट एंड कल्चर, वेरी गुड। इंटरनेशनल अफेयर्स, वेरी गुड। हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, तो दैट मींस कि कोई ऐसा इवेंट जो अभी भी लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट अभी का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, लेकिन अभी भी उसकी सिग्निफिकेंस बनी हुई है, तो पूछ सकते हैं। तो अगेन, तो ये डिमांड है सब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब और क्लैरिटी मिलेगी व्हेन यू गो थ्रू दी प्रीवियस पेपर, राइट, व्हेन यू गो थ्रू दी सिलेबस, व्हेन यू गो थ्रू दी प्रीवियस पेपर, आपको क्लैरिटी और मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये डिमांड से मेजरली फुलफिल कैसे करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ के और एनालिसिस, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो यू विल आल्सो गेट टू नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। एनालिसिस करोगे तो बैकग्राउंड समझ में आएगा भैया, कि अभी जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में चल रहा है वो तो मुझे समझ में आ गया, बट इंडिया बांग्लादेश की क्या हिस्ट्री है वो एनालिसिस में आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। राइट, तो वो एक आपको पॉइंटर्स मिलेंगे रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिली, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मिलता हुआ नजर आएगा एनालिसिस में। और जो करंट इवेंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो भी एनालिसिस के दौरान क्लियर होगा। देन क्लासेस एंड नोट्स, तो क्लासेस के अंदर कोई टॉपिक हो रहा है तो उस टॉपिक को समझिए और नोट्स बनाइए, शॉर्ट, बिल्कुल प्रिसाइज, क्रिस्प नोट्स बनाइए और रिवाइज। अब रिवीजन के लिए मैगजीन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैगजीन होनी चाहिए फॉर रिवीजन एंड फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि मैगजीन इट्स नॉट ओनली अबाउट थ्योरी, उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज हाउ यू फुलफिल द डिमांड ऑफ व्हाट, करंट अफेयर्स। देन लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग की बात करें, क्या आपकी डिमांड है, यू हैव टू आइडेंटिफाई and infer the rules and principles set out in the passage। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ गया। पासेस में जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और इन्फ्रेंस निकालना है। यू हैव टू अप्लाई दोज रूल्स। रूल्स निकल गए, समझ में आइडेंटिफाई हो गए, रूल्स को अप्लाई करो, है ना, और प्रिंसिपल को अप्लाई करो फैक्चुअल सिचुएशन में, ठीक है, उनके बेसिस पे हमें आंसर करना है, ठीक है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस टू द रूल और प्रिंसिपल में ऑल्टर देयर एप्लीकेशन, कि अगर हम रूल और अगर प्रिंसिपल में कुछ ट्विक करते हैं, कुछ चेंज लाते हैं, तो क्या फैक्चुअल सिचुएशन में कुछ मेजर चेंज आएगा, है ना, तो उसको देखते हुए चलना है। सो दिस इज व्हाट लीगल रीजनिंग इज। बाकी एक चीज यहां पर और होती है, करंट लीगल नॉलेज, राइट, कि अगेन लीगल वर्ल्ड में क्या क्या मेजर अपडेट होता हुआ चल रहा है, कैसे फुलफिल करें। मैंने हमेशा बोला न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो सीएलके आपका अच्छा होगा, यू विल गेट द लीगल न्यूज़ेस एंड आर्टिकल रीडिंग, राइट, क्योंकि सीएलके के बारे में भी आपको अपडेट होना पड़ेगा, मतलब लीगल फील्ड में क्या क्या मेजर चीजें नई नई आ रही हैं, तो उसके बारे में यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड। देन डेली वन सीएलके टॉपिक यू हैव टू डू, करंट लीगल नॉलेज का टॉपिक, जो कि आपको न्यूज़पेपर में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, राइट। क्लासेस एंड नोट्स, तो स्टैटिक लॉ जो है, योर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, राइट, तो ये स्टैटिक लॉज जो है ये क्लासेस के अंदर ही आपके कवर होंगे। सो डू ट्रस्ट योर टीचर, राइट, उस टीचर पर ट्रस्ट करो, वो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा लीगल के पूरे कॉन्सेप्ट्स। सो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि स्टैटिक लॉ और सीएलके ये दोनों के दोनों आपको यहां से कवर करना है, ठीक है। चलिए, नाउ लॉजिकल रीजनिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है। सो अगेन फर्स्ट वी अंडरस्टैंड सीआर के पर्सपेक्टिव से, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द आर्गुमेंट, premise and conclusion. You have to read and identify the argument set out in the passage, ठीक है। You have to critically analyze the pattern of reasoning and assess how the conclusion may be strengthened or weakened, ठीक है। Apply the inferences to the new situation and draw relationship analogies। तो ये AR के बारे में हो गया। तो लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड्स बोथ सीआर एंड एआर, राइट। कैसे करें, पहला न्यूज़पेपर, मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर विल हेल्प यू आउट इन एवरी सेक्शन, ओनली नॉट इन क्यूटी, बट हर सेक्शन में हेल्प आउट करेगा। न्यूज़पेपर से आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो बिल्डअप होगी, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बिल्डअप होगी व्हेन यू रीड द एडिटोरियल्स, बिकॉज यू विल गेट टू नो अबाउट द ऑथर्स व्यू पॉइंट, और वही हमें क्रिटिकल रीजनिंग में मेन चाहिए होता है। देन क्लासेस एंड नोट्स, देन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बार बार रिवाइज करके, एंड प्रैक्टिस, राइट, प्रैक्टिस। अब ये लग रहा आसान है, लेकिन जब इसको अप्लाई करेंगे तब अगेन तब चैलेंजेस आते हैं। जब अभी तो दूर, अभी आपको ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स वेरी इजी कि सर यही तो करना है, लेकिन जब आप इस पे अगेन इंडल्ज हो गए तब आपको माइनर से हर्डल्स आएंगे, और वो माइनर के हर्डल्स ही आपके लिए बिगर चैलेंज बनेंगे, और वही बिगर चैलेंज को रेजोल्यूशन हम अगेन, यही तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यही तो बोलते हैं कि जर्नी है, द जर्नी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। चलिए, देन लास्ट में क्यूटी मैथ्स। क्या है भाई क्यूटी, इनफॉर्मली हम मैथ्स बोल देते हैं, बट ऑफिशियली इट शुड बी, फॉर्मली इट शुड बी क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्या है डिमांड, यू हैव टू ड्राइव, इन्फर एंड मैनिपुलेट द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सेट आउट इन द पैसेज। तो क्यूटी में भी पैसेज आता है, उस पैसेज से पूरा डेटा आपको निकालना पड़ेगा, फिर उस डेटा को अप्लाई करना पड़ेगा कहां पर, मैथमेटिकल, 10th क्लास की मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब ऐसा क्यूटी में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपने ना पढ़ी हो, सबने पढ़ी है, 10th क्लास तक सबने मैथ्स पढ़ी है, राइट। तो वही चीज आपको अप्लाई करनी है। मैथ्स में एक सिंपल सा फंडा होता है, एंड दैट इज व्हाट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे, क्लासेस को देखकर। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाओगे तो उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, और जैसे ये चीज हुई फिर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये क्यूटी का सोल्यूशन है, ये क्यूटी का सोल्यूशन है, राइट। नाउ आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया कि मंथ वाइज क्या होना चाहिए, जैन से लेकर टिल द मंथ ऑफ दिसंबर आपका क्या प्रॉपर प्लान। तो ये पूरा जैन से लेकर दिसंबर का 12 मंथ्स का आपको मंथ वाइज बताता हुआ चलूंगा क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं हमेशा यही बोलता हूँ मेक अ प्लान, है ना। अभी मंथ वाइज आने से पहले मैं हमेशा यही बोलता हूँ मेक अ प्लान। मेक अ प्लान का मतलब ये है कि डेली आपका प्लान होना चाहिए। अब वो डेली प्लान आपका कभी भी हो सकता है। आप मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में जैसे ही उठे, राइट, व्हेन यू वेक अप, आपने एक शीट लिया, उस शीट में आपने लिखा, जैसे टुडे इज लेट्स मेक 1st ऑफ जैन, तो 1st ऑफ जैन को मेरा आज क्या क्या टास्क है, न्यूज़पेपर टास्क है, एनालिसिस टास्क है, आज इसकी क्लास है, क्योंकि आज तो पता होगा ना आपको आज किसकी क्लास है, आज इसकी क्लास है, और आज ना मैं एआर की प्रैक्टिस करता हूँ, या फिर लीगल की प्रैक्टिस करता हूँ, या लीगल का मुझे कुछ पढ़ना है। तो ये आपका डेली स्केड्यूल बन गया। अब उस डेली स्केड्यूल को फुलफिल करते हुए चलो।
मैं हमेशा बोलता हूं, और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और आप भी ऑब्जर्व करोगे कि आपने जब भी डेली शेड्यूल बनाया, टास्क बनाया कि आज ये मेरा शेड्यूल है, मुझे ये चीज करनी है, और जब उसको फुलफिल करते हो, मैं खुद गारंटी देता हूं आपको एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और अच्छी नींद आती है, जो कि बहुत जरूरी है, राइट? तो डू रिमेंबर एक चीज और, शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन डू रिमेंबर कि शेड्यूल ऐसा बनाओ कि उसको फुलफिल कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगेन वो ह्यूमनली पॉसिबल ही ना हो। आपकी कैपेसिटी पढ़ने की 5 घंटे की है या 4 घंटे की है, आप शेड्यूल बना रहे हो 7 घंटे का, कैसे फुलफिल होगा? और जब वो फुलफिल नहीं होगा तो बैकलॉग क्रिएट होगा, राइट? तो ये भी मेक श्योर करिए कि आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपका शेड्यूल उतना ही होना चाहिए जितना आप पढ़ सको, जितना आप कर सको। जैसे अगर आपकी कैपेसिटी, आपको लगता है कि नहीं मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है, मेक अ शेड्यूल ऑफ 2.5 आवर, आधे घंटे का आप सिंपल सा आप मार्जिन लेके चलो। शेड्यूल कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, कितने घंटे पढ़ना वो जरूरी नहीं है अभी, राइट? कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो मेक अ शेड्यूल एंड डू रिमेंबर, क्योंकि अभी यू गाइज आर वेरी वेरी मच एनर्जेटिक एंड वेरी मच लाइक नहीं नहीं मैं तो फोड़ के रख दूंगा एक दिन, रोज मैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है? लेकिन क्या 5 घंटे 6 घंटे 2 दिन पढ़ना, मैं बोल रहा हूं 10 दिन पढ़ना पॉसिबल है, लेकिन क्या 12 महीने पढ़ना, 11 महीने पढ़ना पॉसिबल है क्या लगातार? नहीं है ना। दैट इज वाई बी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कैसे होगी? जब आप अपनी लिमिट को समझो और उस लिमिट की तरह आप चीजें फुलफिल करते हुए चलो, राइट? सो डू रिमेंबर दैट। सो मेक अ प्लान, स्टडी प्लान होना चाहिए, डेली शेड्यूल आपका होना चाहिए कि मॉर्निंग में मेरे ये टास्क है, ये टास्क मैं कंप्लीट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? मंथ वाइज मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलता हूं। अब देखो, सबसे पहले जैन से लेकर जून, ये आपके जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हैं, ये बड़े क्रूशियल होते हैं। अब इन 6 मंथ में यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि आप सिलेबस को समझो, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो। सिलेबस को समझना, एग्जामिनेशन पैटर्न प्रीवियस पेपर और सिलेबस के थ्रू समझोगे, राइट? उसके साथ साथ कंप्लीट द थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट। तो इंग्लिश का थ्योरी हो गया, सीआर का थ्योरी हो गया, एआर का थ्योरी हो गया, मैथ्स की थ्योरी हो गई, मतलब कॉन्सेप्ट्स हो गए या थ्योरी हो गया। जैसे इंग्लिश की थ्योरी होगी, सीआर की थ्योरी होगी, राइट? सीआर के कॉन्सेप्ट भी होंगे, एआर के कॉन्सेप्ट होंगे, क्यूटी के कॉन्सेप्ट होंगे, राइट? और जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के, तो करंट अफेयर्स में जो मेजर मेजर चीजें हैं, जैसे स्पेस, अब स्पेस को लेकर करंट अफेयर्स में नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ तो आएगा, ये तो गारंटी है। तो अगर हमें पहले से ही पता हो इसरो क्या होता है, नासा क्या है, इसरो के कौन कौन से मेजर मिशन हैं, अपकमिंग मिशन कौन कौन से हैं, तो हमें उस करंट अफेयर्स को, अगेन करंट अफेयर्स को समझने में आसानी हो जाएगी। मिशन कैसे जाता है, पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, राइट? अगर मैंने चंद्रयान भेजा, चंद्रयान कैसे गया? तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स हमें जैन से लेकर जून तक क्लियर करने हैं। देन रीडिंग हैबिट, ये एक वो मोड होता है। डू रिमेंबर दैट क्लैट का एग्जामिनेशन इज इंग्लिश की तरफ इंक्लाइंड, बट दैट डजंट मीन कि भाई जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही क्रैक कर सकता है, राइट? जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है वो भी क्रैक कर सकता है, बस उसको यहां पर काम करना पड़ेगा, रीडिंग हैबिट। तो रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए, स्पीड पे काम करो, राइट? और स्पीड प्रैक्टिस के साथ आएगी। इट्स नॉट लाइक अ फॉर्मूला कि आज मैंने मैथ्स का फॉर्मूला समझ लिया और उस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसा नहीं है, राइट? विथ टाइम आपका इंप्रूव होता हुआ चलेगा। आप एक महीना करके देखो, एक महीने बाद ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट देखोगे, फिर एक नेक्स्ट महीना करोगे तो और इंप्रूवमेंट देखोगे। तो अगेन विथ मंथ्स, विथ टाइम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता हुआ चला जाएगा। देन नेवर स्किप द न्यूज़पेपर। तो ये आपका मेजर टास्क होना चाहिए जैन से लेकर जून तक, कि एग्जामिनेशन पैटर्न, राइट? और सिलेबस आपको समझ में आ गया हो, क्या आता है क्या नहीं आता, क्या पूछते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है क्या नहीं है। कंप्लीट द थ्योरी एंड द कॉन्सेप्ट्स, राइट? इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जैन। रीडिंग हैबिट, उस पर काम करिए, रीडिंग हैबिट बिल्कुल नहीं। और रीडिंग हैबिट अगेन कैसे होगी? मैं नेवर स्किपिंग द न्यूज़पेपर, राइट? जैसे ही जून कंप्लीट हुआ, अब देखो, अभी हमने डिस्कस तो कर लिया जैन से लेकर जून, बट देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स का मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स, उनके 11th के एग्जामिनेशंस होंगे, उनके 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशंस होंगे। तो जब उनके एग्जामिनेशन चल रहे होंगे स्कूल के, तब प्रॉब्लम अराइज होगी कि वो क्लैट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब वो क्लैट पे ध्यान नहीं देंगे तब उनका बैकलॉग क्रिएट होगा, है ना? क्योंकि मार्च में तो नहीं पढ़ोगे ना, जब मार्च में नहीं पढ़ोगे या अप्रैल में नहीं पढ़ोगे तो बैकलॉग क्रिएट होगा। तो अगेन, तो जुलाई टू मिड ऑफ अगस्त, मतलब ये 45 डेज जो है,
जुलाई से मिड ऑफ अगस्त, 1st ऑफ जुलाई से लेकर 15th ऑफ अगस्त तक, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि आपके बैकलॉग्स कंप्लीट होने चाहिए। लेकिन अगर किसी का बैकलॉग नहीं है, मान के चलो कोई ड्रॉपर है, ड्रॉपर इन द सेंस ऑफ जिसने 12th दे दिया, अब वो पूरा 1 साल प्रिपेयर कर रहा है क्लैट के लिए, तो उसको मेक श्योर करना है कि इन 45 डेज के अंदर आप जो भी आपने पढ़ा है जैन से लेकर जून तक, उसका आप एक बार मिनिमम एक बार रिवीजन कर लो, मिनिमम एक बार रिवीजन कर लो। तो जिनका बैकलॉग है वो बैकलॉग अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे मिड ऑफ अगस्त तक, क्योंकि अगस्त के बाद फिर बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप मॉक्स देना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा भाई न्यूज़पेपर कितना हेल्प आउट कर रहा है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, डू रिमेंबर दैट। देन आपका मिड ऑफ अगस्त से लेकर मिड ऑफ सितंबर, सो नेक्स्ट 30 डेज का क्या प्लान, यू हैव टू डीप डाउन इनटू द मॉक्स, क्योंकि अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, बैकलॉग्स कंप्लीट हो गए, नाउ यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। स्ट्रेटेजाइज करने के लिए यू हैव टू डीप डाउन इनटू द मॉक्स, यू हैव टू डू द सेक्शनल प्रैक्टिस, नेवर फॉरगेट टू डू द एनालिसिस। एनालिसिस समथिंग विच इज की टू सक्सेस। बिना एनालिसिस के मॉक्स में कभी भी आप अपने मार्क्स इंप्रूव नहीं कर पाओगे, सो नेवर फॉरगेट टू डू द एनालिसिस। देन फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस विथ टाइम मैनेजमेंट, है ना। अब वो समय आ जाएगा मिड ऑफ अगस्त से लेकर मिड ऑफ सितंबर जहां पर आप प्रैक्टिस के साथ साथ राइट के सॉल्व भी कर रहे हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पर अगर वो पेपर किसी एक लेमन पर्सन, नॉर्मल पर्सन को दे दिया जाए और बोला जाए आपके पास पूरा 24 घंटे का टाइम है, आप पेपर को सॉल्व करो, वो कर लेगा। लेकिन वही पेपर को अगर 120 मिनट्स में करना है, दैट इज समथिंग यू नीड ए स्ट्रेटेजी। सो टाइम मैनेजमेंट भी इंप्रूव हमें करना पड़ेगा इधर, वो अपन करेंगे विद टाइम, जब अपन उस सीजन में आएंगे तो अपन करते हुए नजर आएंगे। बट हाँ, ये आपका मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ सितंबर प्लान होना चाहिए। देन मिड सितंबर से मिड ऑफ अक्टूबर मॉक के स्कोर पे काम करना है कि मॉक के स्कोर को हम कैसे पुश करें। 60-70 तो आ जाता है, उस 70 से 90 लाने में राइट जो हवा टाइट होती है वो यहां पर हमें करनी है, ठीक है। रिवीजन पे काम करना है, पूरी थ्योरी का रिवीजन हो जाए सारे सब्जेक्ट्स का, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम। इंटेंसिव प्रैक्टिस सीजन होगा ये पूरा का पूरा मिड ऑफ सितंबर से मिड ऑफ अगस्त, इंटेंसिव प्रैक्टिस सीजन, यहाँ पर प्रैक्टिस को लेकर काम करोगे। थ्योरी का रिवीजन, प्रैक्टिस, थ्योरी का रिवीजन, प्रैक्टिस, एंड करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन मेक श्योर करिए, मतलब मैगजीन जो है वो आप एक बार अभी तक रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। देन आपका मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर, नाउ मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट कि जो भी आपके डाउट्स हैं और लेफ्ट टॉपिक्स हैं जो बच गए हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि यार अभी हम इसको नहीं करते, इसको बाद में कर लेंगे, तो जो चीज बच गई है उसको आप कर लो मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर में, ठीक है। सेकेंड टाइम रिविजन आपका हो जाना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का। देन डू रिमेंबर प्रैक्टिस होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी और टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो मेन चीज तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एनालिसिस भी करोगे, फिर टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। मॉक की फ्रीक्वेंसी यहां पर आपकी बढ़ जाएगी, तो नंबर ऑफ मॉक्स भी आपके पर वीक इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर हमें आप अगेन स्कोर पे काम करना है, 90 के अबव हमें काम करते हुए चलना है। एंड देन लास्ट के 15 डेज नवंबर एंड तक करंट अफेयर्स का रिवीजन, कुछ नहीं, डेली 2 सेक्शनल्स करने, देन 2 मार्क्स पर वीक, 2 to 3 मार्क्स पर वीक, राइट। जो जितना पढ़ाओगे उतना अच्छा है, बट डू आप इतना मेक श्योर करना पड़ेगा जितने मार्क्स आप दे रहे हो उसका एनालिसिस अगर आपका हो रहा है तो वेरी वेरी गुड। देन एनालिसिस, तो ये एक मोटा मोटा प्लान था फ्रॉम द मंथ ऑफ जैन टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। तो हमने इस सेशन के दौरान सब्जेक्ट्स की डिमांड को समझा, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, क्या करते हुए चलना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, और मंथ वाइज क्या प्लान है, उन सारी चीजों को हमने देखा, राइट। सो दिस इज व्हाट द 360 डिग्री राइट आपका पूरी स्ट्रेटेजी फॉर योर क्लैट 2027 के लिए। एंड लास्ट में जा जाते हैं, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, राइट, इट्स नेवर टू लेट, नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर, नेवर टू लेट टू बी हैप्पी, राइट। कभी भी लेट नहीं होता, आप कभी भी लेट नहीं हो, जब जागो तब सवेरा। Do remember that and do remember this quote, never too late, right? It's never too late. Do remember that. So yeah, so guys, that's it for today, है ना। बाकी अपन मिलेंगे in the upcoming sessions with more interesting strategy, with more interesting facts and again a lot of fun. तब तक के लिए bye bye, have fun and enjoy the day. Bye bye guys, bye bye.